नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आज है संडे को होता है वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग 16 जून से 22 जून का रिवीजन करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास होगी, तैयार रहिए। 30 क्वेश्चन है, सुपर 30 क्वेश्चन है। इस सुपर 30 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरे हफ्ते का निचोड़ मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं हम लोग। और सभी लोग इसका स्कोर अपना जो भी आप सही कर पाओ, जितना भी आप पहले कोशिश करना खुद से सही करने का, जितना भी आप सही कर पाओ उसका आंसर आप देना। लास्ट में आप अपना स्कोर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए, 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए। जो लोग बीच में जुड़ेंगे बीच में, जो लोग बाद में जुड़ेंगे बाद में, जब भी होगा शुरुआत से एक बार फिर से वीडियो देख करके लास्ट तक 30 के 30 क्वेश्चन में मैं जानना चाहता हूँ आप कितने आंसर करते हो सही। ठीक है ना। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड करके, या टेलीग्राम ग्रुप तो आपके पास होगा ही, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। एमजेटी एजुकेशन के नाम से चैनल है, एमजेटी एजुकेशन के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, सर्च करके आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू करें, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को ब्राइट कर लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीत लिया? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। टिम्बा बबूमा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत लिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पहली बार अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने 2025 का विजेता रहा है। ठीक है ना। तो इसका तीसरा आईसीसी फाइनल था और फाइनली ये चैंपियन बन गया। विल्स इंटरनेशनल कप के नाम से जाना जाता था, 1998 में जिसे जीता था लास्ट बार आईसीसी का ट्रॉफी, और अब जाकर 27 साल बाद इसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस बार का ये तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था। पहला आप जानते हो न्यूजीलैंड ने जीता है, याद रखना, पहला न्यूजीलैंड ने जीता है। सेकंड वाला जो है जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल में था, लेकिन इस बार फाइनल हार गया। इस बार जीता साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, याद रहेगा। और ऊपर के दोनों में उपविजेता भारत था, इसमें उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। चलिए, तो 3 ही संस्करण हुए हैं आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहते हैं। हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, इसकी मेजबानी किसने की है? आंसर कीजिए फटाफट से। तो किसने की है? फ्रांस और कोस्टा रिका ने। फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से इस बार के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, मेजबानी किया है जून 2025 में। 9 से 13 जून तक ये चला। नीस फ्रांस में और कोस्टा रिका में आयोजित हुआ। 170 देशों से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अगली बार जो होगा 2028 में होगा। अगली बार ये याद रखना, चीन और दक्षिण कोरिया इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट टाइम कौन करेगा? चीन और दक्षिण कोरिया करेगा मेजबानी। अगला, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, या जिसे हम लोग सन फार्मा कहते हैं। तो सन फार्मा जो कंपनी है, इसने किसको अपना नया एमडी बनाया है? भारत की भाई सबसे बड़ी दवा कंपनी है, सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इसको जानना जरूरी है आपके लिए। इसने अपना नया एमडी किसे नियुक्त किया है? तो इसने अपना नया एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है कीर्ति गणोरकर को। कीर्ति गणोरकर को, देखिए इन्होंने कीर्ति गणोरकर को एज ए एमडी बनाया। दिलीप संघवी जो है ये कंटिन्यू रहेंगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑन द बोर्ड। दिलीप संघवी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ये रहेंगे। ठीक है, चूंकि संस्थापक भी हैं दिलीप संघवी। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला, जून 2025 में कहां पर योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? योग कनेक्ट, अभी देखो कल ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये थीम याद रखना। खैर, योग कनेक्ट नाम की हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है बताइएगा, कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। योग कनेक्ट, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य या वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये है इस बार की थीम। अगला,
श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सोनल मान सिंह। डॉक्टर सोनल मान सिंह को कॉन्फर किया गया है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार इन गुवाहाटी, असम में दिया जाता है। असम के द्वारा दिया जाता है, असम सरकार के द्वारा 1986 से शुरुआत की गई थी। ठीक है, सोनल मान सिंह के बारे में बात करें तो 2003 में ये पद्म विभूषण पा चुके हैं और 1992 में ये पद्म भूषण पा चुके हैं। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, तो ये शास्त्रीय नृत्यांगना है सोनल मान सिंह। अगला, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड पुरस्कार दिया है? ये पीएम मोदी को मिला 23वां सम्मान था और 23वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था पीएम मोदी को मिला हुआ। किसने दिया? साइप्रस ने दिया। साइप्रस ने दिया। आपको अगर याद होगा तो पीएम मोदी जी अभी 3 देशों की यात्रा पर गए थे। 3 देशों में सबसे पहले ये साइप्रस गए, फिर G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए ये गए कनाडा, फिर लौटते समय ये आए कहाँ पर? क्रोएशिया में। ठीक है, उसके बाद आए भारत। तो देखिए साइप्रस में जब गए थे तो वहाँ के हाईएस्ट ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। 15 से 19 जून के बीच में इनकी 3 देशों की यात्रा रही थी। ठीक है, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मोदी जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में साइप्रस का दौरा किए थे। अगला, ये 23 के 23 जो अवार्ड मिले हैं पीएम मोदी को, वो अवार्ड की लिस्ट है। आप इन्हें स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हो। ठीक है ना, वैसे मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर लेना। आप देख सकते हो ये अवार्ड मिले हैं विदेशों के द्वारा जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले। किस क्रिकेट एसोसिएशन ने बनी हॉप बाउंड्रीज कैच को अमान्य घोषित कर दिया? जो बनी हॉप बाउंड्री है, बनी हॉप बाउंड्री इसे कहते हैं कि जैसे क्या होता है ना, कई बार खिलाड़ी जा रहा होता है और स्टेडियम के ऊपर वो कैच लेता है उछल करके और उसको आगे फेंक देता है। ठीक है, आगे फेंक देता है, उसके बाद फिर स्टेडियम में जाता बाहर जाता है बाउंड्री के, फिर वापस आता है और उसको कैच ले लेता है। इसे कहते हैं बनी हाफ, है ना। तो वो कैच मान लिया जाता है अगर वो बाउंड्री को टच ना किया हो तो। हवा में है तो वो हवा, अगर बाउंड्री के उधर भी है तभी भी मान लिया जाता है। तो इसको अभी मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब ने कहा कि भाई अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब MCC बहुत सारे नियम कानून वगैरह बनाती है और यही नियम कानून सब जगह लागू भी होते हैं। बनी हाफ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आप एक एग्जांपल देखो, जैसे ये बाउंड्री पर हैं और ये बाउंड्री के उस पार कैच था, इन्होंने उछाल दिया बाउंड्री को टच ना करते हुए, उसके बाद बाउंड्री के अंदर गई, फिर वापस आई, जब तक गेंद नीचे गिरी तो वापस आकर बाउंड्री के अंदर इन्होंने कैच ले लिया। तो इसे बनी हाफ कैच कहा जाता था। अब ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ये 17 जून से लागू हो गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो नया वाला शुरू होगा, एक तो खत्म हुआ, नया वाला जो शुरू हुआ उसी में से ये लागू हो गया है। सभी प्रारूपों में काम करेगा, T20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो। तो IPL में जो आपको बहुत ही खतरनाक टाइप के कैच दिखा करते थे ना, अब नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अब मान्य नहीं होगा। किस महिला को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया? MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और इसके 100 से ज़्यादा सालों के इतिहास में आज तक किसी महिला को इसने प्रमुख नहीं नियुक्त किया है और अब जा करके इन्होंने ब्लेज मैट्रेवेली को नियुक्त किया है। देखिए MI6 अपॉइंट फर्स्ट फीमेल चीफ इन 116 ईयर की हिस्ट्री, 116 साल के इतिहास में इसने अभी तक किसी महिला को नियुक्त नहीं किया था। खैर, ब्लेज मैट्रेवेली अब होंगी UK की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की अध्यक्ष। MI6 वैसे ही है जैसे भारत में है RANW, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, जैसे पाकिस्तान की है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जैसे अमेरिका की है CIA, जैसे रसिया की है FSB। ठीक है ना, KGB पहले थी लेकिन USSR के विघटन के बाद KGB को बंद कर दिया गया था। अब FSB है वहाँ की, रसिया की। ठीक है ना, इसके अलावा भी अलग अलग देशों की अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं। भारत में ये विदेशों के लिए, ठीक है ना। इंटरनल मामलों के लिए जैसे भारत में बात करें तो IB है और भी बहुत सारे छोटे मोटे विंग्स इतने बने रहते हैं, हम लोग को खुद नहीं पता रहते हैं, है ना। किसी को, इंडियंस को ही नहीं पता रहते हैं कि इंडिया में कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं जो सीक्रेटली काम कर रही होती हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर के। अलग अलग से स्पेशल फोर्स, स्पेशल बना दी जाती है टीम। कौन सी टीम FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी? FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप अभी हुआ
इसको जीत लिया है MGD1 टीम ने। MGD1 टीम जो है ये अर्जुन एरेगेसी इसमें शामिल थे और इसने चैंपियनशिप जीत ली है वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप फिडे का। फिडे अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके द्वारा सारे प्रकार के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आयोजित कराए जाते हैं। अभी 1-2 महीने पहले ही वर्ल्ड चैंपियन बने थे डी गुकेश, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन बने थे और भारत के सिर्फ दूसरे वर्ल्ड चैंपियन बने थे, वर्ल्ड शतरंज चैंपियन बने थे, चेस के चैंपियन बने थे। 18 वर्ष की उम्र थी उनकी और 18वें चैंपियन भी थे पूरी दुनिया के। खैर, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी नॉन प्लेइंग कैप्टन एस श्रीनाथ इस टीम में हिस्सा थे टोटल, और MGD1 टीम भारतीय टीम थी, ये जीत गई है। अगला, हाल ही में आयोजित म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? म्यूनिख ISSF विश्व कप, इसमें भारतीय निशानेबाजों ने टोटल जीते हैं कितने? म्यूनिख में जीते हैं 4 मेडल, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, ठीक है ना। 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज आया है, ठीक है। 4 मेडल आया है, सिर्फ तीसरे स्थान पर भारत रहा है। इससे पहले जो हुआ था, इसमें देखो चाइना टॉप पर रहा, नॉर्वे दूसरे पर रहा, तीसरे पर भारत रहा। इससे पहले जो अभी ब्यूनस आयर्स में हुआ था, तो उसमें भारत ने 8 मेडल जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 2 ब्रॉन्ज था, ठीक है। इसका आधा इस बार हुआ है। पेरू में जब हुआ था तो उसमें 7 मेडल आए थे, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज था जिसमें, ठीक है। अगला ISSF का है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का। आप MJT एजुकेशन की ये लास्ट 6 मंथ की ई बुक ले सकते हो। इस ई बुक में जनवरी से जून तक का पिछले 6 महीनों का 1800 से प्लस क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में। इनको आप ले सकते हो। इसमें आपको हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, इमेजेस, ग्राफिक्स वगैरह, टेबल वगैरह यूज की गई रहती हैं। आप पर डे का चैप्टर का टारगेट बना करके पढ़ सकते हो कि आज चलो ये पढ़ लिए, आज खेल खिलाड़ी पूरा पढ़ लिए, आज पुरस्कार सम्मान पढ़ लिए, ठीक है ना। तो आज GI टैग पढ़ डाले, पूरा पुस्तकें लेखक आज तैयार कर डाले। तो उसमें टेबल भी रहता है, उसका प्रश्नोत्तर भी रहता है माध्यम, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी रहता है। तो एक बेहतरीन ई बुक है, इसको आप ले सकते हो MJT ऐप पर जा करके। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना है, उसके बाद कॉम्बो ई बुक सेक्शन में जाकर आपको ये ई बुक मिल जाएगी। जो लोग अभी तक कोई से भी ई बुक नहीं लिए हो MJT एजुकेशन की, वो लोग कोई मंथली ई बुक या फिर जाकर सैंपल्स देख सकते हो, इसी ई बुक सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वो 20 रुपये में आपको मिलेगा, ये 79 में मिलेगा, ठीक है। तो आप 20 रुपये की एक ई बुक लेकर के आप सैंपल देख सकते हो। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ये 6 मंथ वाला भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अगला, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मंत्री भूपेंद्र यादव जी को। केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव जी। इनको इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। आपको पता होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अभी हाल ही में बना है, भारत की ही पहल पर बना है। 2024 में भारत ने पहल शुरू की। इसमें 9 मुख्य कंट्रियां शामिल हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं और भारत है। भारत की अध्यक्षता में बनाया गया है। ये बिग कैट्स के लिए अलायंस है। बिग कैट्स मतलब कि शेर, तेंदुआ, टाइगर, ठीक है, चीता, ये सभी देश जो हैं, ये सभी जो है जानवर, बड़ी बिल्लियां शामिल हैं। तो SP यादव को IBCA का महानिदेशक और भूपेंद्र यादव को IBCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी IBCA की सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो टोटल सदस्यों की संख्या 9 है। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? साइबर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की बात है तो रक्षा की बात रक्षा मंत्रालय है ना। तो रक्षा मंत्रालय ने अभी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज किया है देश में, साइबर अटैक के मामलों को कम करने के लिए, या साइबर अटैक कोई बड़ा करता है तो उससे बचने के लिए, तो प्रिपेयर होने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने ये किया हुआ है। 16 से 27 जून तक ये चलेगा, कई स्टेज में है, मल्टी स्टेज एक्सरसाइज है। अगला, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार 2025 तक विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? 2025 में सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन सी है? तो ये है एयर न्यूजीलैंड। एयर न्यूजीलैंड, आपने देखा ना अभी इतना बड़ा विमान हादसा हुआ था, एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग की 787 जो थी, तो उसके क्रैश के बाद अब दुनिया भर में एयरलाइन की सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी चर्चाएं चलने लगी। तो रिपोर्ट आई एक airlinerating.com इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि एयर न्यूजीलैंड जो है सबसे सेफेस्ट एयरलाइन है, फिर क्वांटास है, फिर कैथे पैसिफिक है, कतर एयरवेज एमिरात, फिर वर्जिन एयर ऑस्ट्रेलिया है, फिर एतिहाद एयरवेज है,
ANA है, ईवा है, कोरियन है, अलास्का है, ये सभी हैं। भारत में अगर पूछा जाए कि और टॉप 25 की लिस्ट ये जारी किए थे, भारत की कौन कौन सी एयरलाइन इसमें शामिल थी टॉप 25 में? केवल दो, एक इंडिगो और एक एयर एशिया। एयर एशिया आप जानते हो एयर इंडिया में ही मर्ज हो गई है। अगला, जून 2025 में भारत ने किसको उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया? नॉर्थ कोरिया के लिए भारत का नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है साथियों किसे? भारत का उसमें वहाँ पर, ठीक है ना, ये एलियावती लोंगकुमर को नियुक्त किया गया है भारत का उत्तर कोरिया में, ठीक है ना। तो ये राजदूत होंगे। उत्तर कोरिया चूंकि कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है इसलिए यहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे, एम्बेसी है यहाँ पर, ठीक है ना। नहीं तो बाकी जगहों पर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं उनके यहाँ उच्चायोग होता है और वहाँ पर उच्चायुक्त तो यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं भारत के, ठीक है। तो ये हैं लोंगकुमार और इनको नियुक्त किया गया है अलियावती लोंगकुमार, ए लोंगकुमार। इससे पहले ये पराग्वे वगैरह में काम कर चुके हैं। अगला, फीफा क्लब विश्व कप 2025, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा क्लब विश्व कप, एक होता है फीफा विश्व कप। फीफा विश्व कप के एक साल पहले फीफा क्लब विश्व कप आयोजित किया जाता है। फीफा क्लब विश्व कप बहुत सारे क्लब्स के बीच में होता है। पहले तो 7 ही क्लब थे, इस बार क्लब की संख्या भी बहुत बढ़ाई गई है ना। तो क्लब की संख्या इस बार 32 कर दी गई है। तो फीफा क्लब विश्व कप इस बार आयोजित हो रहा है अमेरिका में। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका में ही तो आयोजन होने जा रहा है, अमेरिका में ही तो आयोजन होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप का। इस बार का जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देशों में होगा। एक होगा कनाडा, ऊपर जो है कनाडा के नीचे यूएसए पड़ता है, यूएसए में, और फिर उसके नीचे पड़ता है मैक्सिको, है ना। तो इन तीनों देशों में, नॉर्थ अमेरिका के 3 बड़े देशों में ये आयोजित होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। कब होगा? 2026 में। तो 2026 के एक साल पहले फीफा क्लब विश्व कप होगा जो क्लब्स के बीच में होता है। इस बार इसमें टीमों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई है और अब ये होगा अमेरिका में, ठीक है। समझ में आ रही बात? फीफा के बारे में बात करें तो 1904 में स्थापना हुई थी, पेरिस में स्थापना हुई थी, लेकिन ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। अगला, पिछला वाला जो कतर में हुआ था 2022 में, उसको अर्जेंटीना ने जीता था, ये भी याद रखना। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर INS अरनाला को कमीशन किया? INS अरनाला ये कहाँ पर कमीशन किया गया? ये अभी विशाखापत्तनम में यानी वाइजैग में किया गया है कमीशन, ठीक है ना। ये वाइजैग में किया गया है कमीशन। ये खास बात क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो ये शिप है, मतलब ये सबमरीन को नष्ट करने वाली है। जो पनडुब्बियाँ होती हैं ना उनको ये नष्ट करेगी जो अंदर जा रही होती हैं। तो ये इस सीरीज में पहला है INS अरनाला, ठीक है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने यानी GRAC ने बनाया है L&T के साथ मिल करके। अगला, किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत हुई? मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम ये शुरू किया गया है बिहार में। बिहार में पहली बार टेस्टिंग कर रहा है ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है बिहार का, उसने ये शुरू किया है सबसे पहले नगर निकाय चुनाव में। ध्यान रखना, ये भी पूछा जाएगा आपसे किस प्रकार के इलेक्शन में, क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? बिहार के जो नगर निकाय चुनाव हैं उनमें से शुरुआत हो रही है। एक होता है नगर निकाय का चुनाव, एक होता है ग्राम पंचायतों का चुनाव, फिर होता है एक विधानसभा का यानी विधायकों का चुनाव। तो नगर निकाय चुनाव में ये लागू की जाएगी व्यवस्था, ये बात याद रखना। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इसकी घोषणा करी हुई है। अगर पूछा जाए कि कौन सा कोई देश है क्या ऐसे कि पूरे देश भर में ई वोटिंग सफलतापूर्वक हो, जहाँ पर, तो ई वोटिंग प्रणाली एस्टोनिया नाम का एक यूरोपीय देश है, वहाँ पर लागू है। पूरे देश में ई वोटिंग होता है। यहाँ पर कुछ स्पेशल कंडीशन में ही ई वोटिंग शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? भारत का सबसे बड़ा गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। आप देखिए यहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है, ये अनवील किया गया हरियाणा के मानेसर में, मानेसर हरियाणा में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता है 4,50,000 वाहन एक साथ की। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कितने रुपए का फास्टैग NHAI वार्षिक पास लॉन्च किया? इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी ना कि 3,000 रुपए का वार्षिक पास लो और 200 चक्कर 200 बार टोल क्रॉस करो फ्री में टोल क्रॉस करो, यानी कि, और वो भी एक साल के अंतर्गत, 200 बार एक साल के अंतर्गत, यानी कि एक
एक टोल क्रॉसिंग आपका कितना पड़ा, 15 रुपये का। मात्र 15 रुपये में आप एक टोल क्रॉस कर सकते हो, है ना। लेकिन ये सिर्फ नेशनल हाईवेज पर लागू है, जो स्टेट हाईवेज हैं उन पर नहीं है। दूसरी बात ये कि ये अभी जो लागू किया गया है ये सिर्फ 200 चक्कर के लिए होगा, 200 के लिए होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साल भर के लिए पूरा पूरा फ्री कर लोगे। 200 यूनिट जैसे ही आपका पार होता है, अब आप समझो कि एक नेशनल हाईवे पर आप चढ़ते हो और एक बार उतरते हो तो 2 बार आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, एक बार एंटर करते समय, एक बार एग्जिट करते समय। तो इसलिए एक ही बार अगर जाओगे तो 2 ऐसे ही हो गया आपका। तो ये ध्यान रखते हुए हाँ, आप कई बार रिन्यूअल करा सकते हो। जैसे कि आपका 200 अगर साल भर में पूरा हो गया तो आप दूसरा ले सकते हो। 15 अगस्त से ये प्रभावी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 4 दिसंबर को घोषित किया गया है। मतलब 4 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा और इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। याद होगा जब विज्ञान में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था तो वो भी पूछा गया था। जब इस्लामोफोबिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था वो भी पूछा गया था। तो जो भी नया दिवस घोषित किया जाता है यूएन के द्वारा तो वो आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 4 दिसंबर याद रखना, एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस बार पहली बार ही मनाया जाएगा, 4 दिसंबर जब आएगा तो। ओके, तो पहला बार 2025 में ही। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो, यहीं पर सारी पीडीएफ आपको मिलती है और वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको यहीं पर मिल जाता है। क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होती है कई बार यूट्यूब उसको नोटिफिकेशन नहीं देता है या रिकमेंड नहीं करता आपके पास। तो आप टेलीग्राम से उसका लिंक पा पाओगे, जिससे जो भी कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आती है या जो कोई स्पेशल टॉपिक आती है उसकी वीडियो आप तक पहुँच जाया करेगी। ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ईरान और इजराइल दोनों जगहों से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने इस बार जो लॉन्च किया है ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंधु नाम है इसका। अब इसके जरिए वहां पर फंसे भारतीयों को निकाल रहा है भारत, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के ऑपरेशन लॉन्च कर करके भारत ने कई देशों से भारतीयों को निकाला हुआ है, ठीक। जैसे यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था दक्षिण सूडान से निकालने के लिए, 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन इंडिया ने चलाए हैं समय समय पर भारतीयों को निकालने के लिए। अगला, सेबी के बोर्ड में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी है? तो ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं अनुराधा ठाकुर, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुराधा ठाकुर जो है ये नियुक्त हुई हैं। और माधवी पुरीभुज सेबी की इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखना। बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सिर्फ ठीक वैसे ही होता है जैसे कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाला, वैसे ये भी होता है। ये हर बार बान में ही होता है। बान कहाँ पर है? बान जर्मनी का एक शहर है, याद रखना। जर्मनी के बान में होता है बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक है। ये भी क्लाइमेट चेंज पर ही होता है जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप होता है। तो कॉप का अभी रिसेंट वाला कॉप 29 कहाँ हुआ था? तो बताओगे आप, बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में पूछा जाएगा कि अगला वाला कहाँ पर होगा कॉप 30, तो आप बताना ब्राज़ील में। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। प्रधानमंत्री मोदी जी की क्रोएशिया यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के बीच कितने समझौते हुए? तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पीएम मोदी पहले साइप्रस गए, फिर कनाडा गए, G7 में हिस्सा लिए, फिर वापस आते समय ये गए क्रोएशिया। तो क्रोएशिया में इन्होंने 4 समझौते किए हैं भारत और क्रोएशिया के बीच। 4 समझौते में एग्रीकल्चर और इनसे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी और साइंस में, और इसके अलावा सांस्कृतिक यानी कल्चरल आदान प्रदान, क्रोएशिया के जाग्रेब में यूनिवर्सिटी हिंदी पीठ की स्थापना, इन 4 मुद्दों पर समझौता हुआ है। यहाँ की राजधानी जाग्रेब होती है, मुद्रा यूरो होती है, याद रखना, पूछा जाएगा। किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ मारुति चितमपल्ली का निधन हो गया? मारुति चितमपल्ली प्रसिद्ध ये पर्यावरणविद थे, इनको पद्मश्री मिला था और इनका अभी निधन हो गया। फटाफट से आप आंसर करते रहो, ठीक है, आंसर करते रहो फटाफट से, और आप स्कोर अपना बताना कमेंट करके। अरण्य ऋषि के नाम से इनको जाना जाता था, 2025 में ही इनको मिला था पद्मश्री और अभी इनका निधन हो गया है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया है? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार अभी दिए हैं और बाल पुरस्कार भी दिए हैं। तो इसमें हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को दिया है।
पार्वती तिर्की को। देखिए टोटल इन्होंने युवा पुरस्कार दिए 23 और बाल साहित्य पुरस्कार दिए 24 को। 50,000 का चेक मिला। अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोट्टारी को और हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को दिया गया। साहित्य अकादमी देती है। अगला, गूगल ने कहां पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र का पहला और सबसे बड़ा सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर शुरू किया है, स्टार्ट किया है? तो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये शुरू किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। ये एशिया पैसिफिक रीजन में अब तक का सबसे बड़ा और पहला है ये, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के हैं, इन्होंने, श्रीधर बाबू ने और गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका उद्घाटन किया है। ऊर्जा बदलाव सूचकांक या कहें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इसमें भारत किस स्थान पर रहा? भारत की स्थान इस बार थोड़ा सा गिरी है रैंकिंग। भारत इस बार पहुंच गया है 71वें स्थान पर। पिछली बार 63वें पर था, इस बार 71वें पर आ गया है भारत, ठीक है ना। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले पर स्वीडन बना हुआ है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर डेनमार्क, लास्ट में कांगो गणराज्य है। अगला, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया? कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जय हिंद योजना एसटी कम्युनिटी के, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको अपस्किल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये योजना शुरू की है। इसमें जय हिंद का मतलब होता है जनजाति इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलपमेंट, ठीक है। तो शुरुआत मणिपुर के उखरुल जिले से आए 25 एसटी छात्रों से हुई। अगला, ईसीआई की नई प्रणाली के अनुसार मतदाताओं को कितने दिन में अब उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र मिल जाएगा? तो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये घोषणा किया है कि ये अब नया सिस्टम शुरू करेंगे पूरा स्क्रैच से, जिससे मात्र 15 दिन में किसी व्यक्ति की मतदाता फोटो पहचान पत्र बन करके आ जाएगी। तो 15 दिन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो आप बाकी जानते हो। ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस और ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, याद रखना। टेलीग्राम पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं। आयोजन सम्मेलन हुआ, निधन हुआ, तो इन सब का आप रिवीजन कर सकते हो। जीएस सफलता 4.0 ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और स्टैटिक जीके की राफेल ई बुक हो या फिर आपका ये ई बुक हो जो लास्ट 6 मंथ का आया है, इसको सबको आप ले सकते हो एमजेटी ऐप से। टेलीग्राम से जुड़िए, एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखिए। बाकी हर प्रकार की ई बुक या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे संपर्क करिए। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।